दूसरा टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर आप एक डाइपोल को प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होगी जो इसको धकेलेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई होगी, जो मैंने माइनस एफ से शो की है। तो नेट फोर्स तो आप देख रहे हैं कि जितनी यहाँ पे एफ, यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है, तो जितनी आपके पास एफ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उतनी फोर्स यहाँ पे है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो होगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे इसका सेंटर मान लें, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो टॉर्क इंट्रोड्यूस हो रहा है और वो इसको रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप प्लेस करते हैं डाइपोल को, तो वो डाइपोल को रोटेट करेगी, उसमें रोटेशन इंट्रोड्यूस करेगी। और डाइपोल मोमेंट आपको पता है कि अगर आप इसके इन दो चार्जेस की सेपरेशन को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, सेपरेशन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने ए लिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर से लेके कोई से भी चार्ज का, तो यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास है ए। तो टोटल पॉजिटिव से नेगेटिव तक का आपके पास डिस्टेंस होगा 2a। तो डाइपोल मोमेंट को जब आप प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें एक रोटेशन पैदा होती है, क्योंकि दो फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं जो कि ऑपोजिट हैं, लेकिन वो अलोंग द लाइन नहीं है, उनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये यहाँ पे अप्लाई होगी, ये यहाँ पे अप्लाई होगी, तो ये इसको रोटेट करना शुरू कर देगी। तो ये बेसिकली होता है टॉर्क। तो हम टॉर्क देख लेते हैं वो क्या है। इफ डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज जीरो बट नेट टॉर्क नॉट। तो जैसे मैंने बताया, ये टोटल फोर्स आपको नजर आ रही है, एफ है और नेगेटिव एफ है, दो ही फोर्स अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स आपके पास जीरो होगी, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं लेकिन अलोंग द लाइन नहीं है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ। तो हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ, ये हमारे पास है टॉर्क। तो अगर आप यहाँ पे देख लें इसको कि यहाँ पे यहाँ से तक का डिस्टेंस क्या है, तो अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, तो ये मेरे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस की, तो ये आर है और ये सेंटर पॉइंट है। तो आर क्रॉस एफ लूंगा, तो आर ये मेरे पास यूं बनेगा, ये रहा आर और ये रहा एफ, एफ और ये रहा आर। तो आर क्रॉस एफ इनटू द पेज होगा ये, टॉर्क होगा इनटू, क्योंकि राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। तो फिंगर स्ट्रेट करें अलोंग द लाइन अलोंग आर, उसको कर्ल करें टुवर्ड्स एफ, तो आपकी थंब शो करेगा कि थंब इनटू द पेज है। तो टॉर्क इसकी वजह से तो इनटू द पेज हो गया। अच्छा, दूसरा टॉर्क देख लें। तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है और ये मेरे पास है अब नेक्स्ट आर, और फोर्स अप्लाई हो रही है इस तरफ, ये फोर्स है। तो अब आप देखें कि आप दोबारा वही राइट हैंड रूल अप्लाई करें, स्ट्रेट करें फिंगर्स अलोंग आर और कर्ल करें टुवर्ड्स एफ, तो आप देखें कि यहाँ पे भी जो आपकी थंब की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है। तो दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क की डायरेक्शन हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो एक हमारे पास टॉर्क है ए एफ साइन थीटा, क्योंकि हम ये आर यहाँ से यहाँ तक का ए है, ये ए है बेसिकली, ये भी ए है। और दूसरा टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी आपके पास प्लस आएगा ए एफ साइन थीटा। तो इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2af साइन थीटा। एफ की वैल्यू क्या है, फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पे, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे फोर्स ये है, तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी एफ की जगह पे, एफ की जगह पे क्यू ई आ गई वैल्यू। और अ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये चीज़ क्या है, डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो दो वेक्टर्स के दरम्यान में पी भी हमारे पास यहाँ पे वेक्टर है, क्योंकि डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अ, तो दो वेक्टर्स के दरम्यान में आपके पास अगर साइन थीटा की से रिलेशन से वो दोनों के दरम्यान में रिलेशन है साइन थीटा का, तो वो असल में एग्जिस्ट करते हैं, आपको पता याद होगा, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस थीटा होता तो ये होल्ड करते हैं डॉट प्रोडक्ट, साइन थीटा तो हमारे पास यहाँ पे होल्ड करते हैं
क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे टॉर्क इंट्रोड्यूस होगा अगर आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, वो है पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर टॉर्क क्या होगा, तो आपने डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली कैलकुलेट करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी तक का डिस्कशन का लुबे लुभाव हमारे पास ये है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, वो है कैपा सी नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाय कैपा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करें तो उसमें टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है, वो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ये है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है तो आप इसको आप आसानी से एवेलुएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा दूसरा टॉपिक ये है कि जैसे हमने देख लिया कि अगर आप इलेक्ट्रिक के अंदर डायपोल मोमेंट को प्लेस करते हैं तो वो उसको उसमें टर्न इंट्रोड्यूस करता है, उसमें रोटेशन इंट्रोड्यूस करता है, उसमें टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है। तो अब अगर आप खुद से उसको रोटेट करना चाहें डायपोल मोमेंट को, लेट से डायपोल मोमेंट की जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है अ, वो है ये ये मेरे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और आप इसको इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाना चाहते हैं। ठीक। तो जो इनिशियल एंगल है लेट से वो आपके पास है ये थीटा आई, और फाइनल एंगल है हमारे पास थीटा एफ। ठीक। तो इस डाइपोल मोमेंट को अगर यही कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अगर आप रोटेट करना चाहें तो आपको एनर्जी इसमें रिड्यूस करनी पड़ेगी, इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे इस चार्ज पे फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है और इस चार्ज पे इस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। तो आपको इसको रोटेट करने के लिए, मोड़ने के लिए, आप समझें कि इसको रबड़ लगे हुए हैं। अगर आप एक पेंसिल रख दें यहाँ पे और यहाँ पर भी रबड़ आपके पास हो और यहाँ पर भी कोई चीज़ अटैच हो, रबड़ चूस हो, तो रब या फिर कोई और किसी और तरीके से आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करो, तो आप अगर इसको रोटेट करते हैं, टर्न करते हैं, तो आप देखें कि आपको यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन आपको इसको टर्न करने के लिए इतने एंगल से ये इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो ये टर्निंग है, ये आपका थीटा है, जो आपका इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है डी। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डी थीटा, और यहाँ पे टाउ। इतना वर्क डन आपको इस पे करना पड़ेगा। तो अब अगर आपके पास इसके दरम्यान में जो टॉर्क है वो अ, इसको पैचेस में गिरा आप कर लें, पैचेस में, स्मॉल पैचेस में अगर आप डी थीटा जो है स्मॉल है, तो अगर आपके पास ये ज़्यादा आपने रोटेशन करनी है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो आप इस इनको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लें। तो ये पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, वर्क डन मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर लेके जाने के लिए, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर लेके जाने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का। तो ये स्मॉल वर्क डन्स हैं, वो डी डब्ल्यूज हैं। ठीक है, स्मॉल वर्क डन्स हैं। तो ये फिर यहाँ पे होगा नेक्स्ट यहाँ तक के रोटेट करने के लिए, तो ये डी थीटाज हैं दरम्यान में, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी डब्ल्यूज हैं। तो टोटल अगर मुझे वर्क डन चाहिए यहाँ से इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल में लेके जाने के लिए, मुझे थीटा से आई से थीटा एफ तक डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना होगा। तो सारे जो वर्क डन होंगे इन स्मॉल रोटेशन को करने के लिए जो हुए हैं, उनको मुझे ऐड करना पड़ेगा, थीटा आई टू थीटा एफ डी डब्ल्यू। तो टाउ डी थीटा, मैंने यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे जो पिछले लेक्चर में पीछे हम देख चुके हैं, अभी अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, वो है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो पी क्रॉस ई क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, वो आ जाएगा पी साइन थीटा। मैंने यहाँ पे टाउ की वैल्यू पुट कर दी। तो अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, आपका डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हमने पास, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा। अब आप सिर्फ लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टाइपो है, ये है कॉस थीटा आई। तो कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ।
तो ये रही हमारे पास डाइपोल डाइपोल मोमेंट को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उस एंगल से थीटा आई से थीटा एफ तक रोटेट करते हैं, तो ये आपको एनर्जी डिफरेंस ये मिलेगा। ये आपके पास एनर्जी डिफरेंस है। तो जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और जैसे पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में होता है कि अगर आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करनी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, तो आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जिस तरह ग्रेविटेशन में हम रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को लेते हैं, तो उससे फिर अगर रेफरेंस सेट कर लें तो आपके पास जो आप एब्सोल्यूट एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट डिफाइन करनी है, तो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, वो है थीटा आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा आई को मैं 90 डिग्री पुट कर दिया यहाँ पे, जैसे मैंने बताई है थीटा कॉस थीटा आई है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो बाकी हमारे पास रह गया ये। ठीक है, cos थीटा एफ को मैंने वैसे ही cos थीटा लिख लिया, क्योंकि आई और एफ तुम तब लिख रहे थे जब दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करना था। लेकिन जब एक चीज़ आपके पास रही नहीं है, तो आप थीटा एफ को थीटा पुट कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो रिजल्ट हुआ रेफरेंस सेट करने के बाद कि इनिशियल जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन ली है थी इसकी डाइपोल मोमेंट की, वो ये है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मैं जो एंगल मेजर कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की रिस्पेक्ट से, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मैंने ली है। तो ये मेरा रेफरेंस सेट किया मैंने। अब इस रेफरेंस सेट करने के बाद मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल टू है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो दो क्वांटिटीज में जब आपके पास कॉस थीटा रिलेशन है, दो वेक्टर क्वांटिटी में, तो वो होल्ड करती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। तो माइनस पी डॉट ई। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हमने वैसे ही सेट किया है, बिल्कुल जैसे आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में हाइट के लिए रेफरेंस सेट करते हैं कि आप क्या बताते हैं कि जो भी मैं आप हाइट्स मेजर करूंगा वो इस ग्राउंड से मेजर करूंगा, इस फ्लोर से मेजर करूंगा, इस सेकंड फ्लोर से मेजर करूंगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो एच ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में रोल प्ले करता है, थीटा यहाँ पे वही रोल प्ले कर रहा है। तो अभी तक की डिस्कशन को अगर मैं समराइज कर दूं, तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से, वो है कैपा टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा वी नॉट डिवाइड बाय कैपा। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है, और टॉर्क इज इक्वल टू है पी क्रॉस ई। और उसकी एनर्जी होती है, एक रेफरेंस अगर आप सेट कर दें तो वो है पी डॉट ई। ठीक है, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट है और नीचे हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट। ये एनर्जी है, ये टॉर्क है और ये कैपेसिटेंस है। तो अभी तक के लेक्चर की हमारे पास ये समरी है। तो यहाँ पे नेगेटिव जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह ये है कि आप अगर इसको एंटी लाइन करते हैं, एंटी लाइन टू द ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप इसको देखें, यहाँ पे इस तरफ रोटेट करते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो ये देखें फोर्स तो है इसी डायरेक्शन में, और आपको यहाँ पे इस तरफ फोर्स अप्लाई करनी पड़े होगी, तो वो आपको वर्क डन नहीं करेगा, उल्टा सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एंटी लाइन हो, तो आपके पास एनर्जी इंक्रीज होगी। इस वजह से आप जब थीटा की वैल्यू अगर 0 से लेके 90 तक पुट करते हैं, तो आपको वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। और जैसे आप बढ़ेंगे इस वैल्यू से 90 से यहाँ पे इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, थीटा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डाइपोल मोमेंट की एनर्जी इंक्रीज कब होती है, मैक्सिमम एनर्जी कब होती है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। तो इस वजह से ये माइनस साइन है। इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लें, एग्जांपल 26.5 है। हमने यहाँ पे दो चीज़ों को कंपैरिजन करना है कि एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर, कि आपके पास का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट्स से पैरेलल प्लेट है, कोई भी कैपेसिटर है, उसकी एनर्जी पहले क्या थी, और अगर बाद में आप उसमें कैपा एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें, तो बाद में एनर्जी क्या होगी। तो नोट्स मैं डिनोट करता हूँ जैसे पहले हमने किया था विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक में जो एनर्जी है वो ये यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्र ओवर टू टू सी नॉट। ठीक,
तो अब मैंने प्लेस किया डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद जो न्यू, आपको पता है कि चार्ज तो चेंज नहीं होता क्योंकि दोबारा हमने बैटरी वगैरह से नहीं जोड़ा हुआ, सिर्फ हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी नॉट की जगह पे। और हमें पता है कि सी का सी नॉट से क्या रिलेशन है, वो ये है कि सी इंक्रीज हो जाएगा कैपा टाइम। तो मैंने सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, कैपा सी नॉट। तो कैपा आपके पास अब जो रिलेशन है वो, कैपा को अगर आप साइड पे कर दें तो ये 2 Q0 स्क्वायर ओवर सी नॉट, बेसिकली ये रिलेशन है, यू नॉट है। तो यू नॉट इधर आ जाएगा, तो यू नॉट डिवाइड बाय कैपा। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ मिल गई कि अगर आप एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो उसकी एनर्जी कैपा टाइम डिक्रीज हो रही है। तो एक तीसरी हमें चीज़ मिल गई, कैपेसिटेंस आपके पास इंक्रीज कितनी, कैपा टाइम। और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कैपा टाइम। और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कैपा टाइम। ठीक। तो ये तीन आपके पास, अगर आप ये दो रिलेशन ही याद रखते हो या देखते हो आप, तो बाकी रिलेशन आप खुद ही आसानी से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कोई जम्पशन वगैरह, कोई हमने दोबारा से एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया। हमने सी की वैल्यू बेसिकली पुट की डायलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद। तो हमें खुद पता चल गया कि एनर्जी जो होगी डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी वो हम देख चुके हैं अभी, क्या पर टाइम। इन दो टॉपिक्स को कवर करने के लिए जो मेजर टॉपिक हमें डिस्कस की हैं, एक जो है वो डाइपोल मोमेंट, अगर प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उनके अंदर टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है और उसकी एनर्जी क्या होती है। तो ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों को कवर कर लेगी। अ स्मॉल रिजिड ऑब्जेक्ट कैरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3.5 कूलम चार्जेस। तो स्मॉल रिजिड ऑब्जेक्ट है, वो कैरी कर रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, हमारे पास वो रिजिड ऑब्जेक्ट क्या है, लेट से वो ये है। तो ये मेरे पास रिजिड ऑब्जेक्ट है, एक एंड पे हमारे पास 3.5 प्लस नैनोकूलम चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव है। इट इज ओरिएंटेड सो दैट द पॉजिटिव चार्ज हैज कोऑर्डिनेट्स। तो उसके जो पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, वो माइनस 1.2 mm और 1.1 mm है। और नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1.4 mm और -1.3 mm। तो अगेन हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव साथ अटैच है इसके, जैसे मैं आप रॉड के एंड पे दो चार्जेस लगा दूं, और पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट से दिए और नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट से दिए। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप प्लेस कर दें उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फाइंड द टॉर्क acting on the object, find the potential energy of the energy system when the object is in this orientation. Assuming the orientation of the object can change, find the difference between the maximum and minimum potential energy of the system. तो हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और एग्जाम्पल जो ये प्रॉब्लम है 42 रिलेटिवली लेंथी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से, और वो है फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब फाइंड करने के लिए, जैसे कि मैंने ये ओरिएंटेशन दी है कि नेगेटिव चार्ज हमारे पास ये है लेट से, और पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पे प्लेस किया है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए मुझे। मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो वो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, और दो वेक्टर्स मैंने क्या किया, एक को दूसरे में से माइनस कर दिया। तो एक कोऑर्डिनेट ही मेरे पास ही है, दूसरे कोऑर्डिनेट ही है। तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर आ गया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमारे पास वेक्टर क्या है, ये है दो वेक्टर्स का। तो मैंने डिफरेंस लिया, दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, दो डिफरेंस आए, तो वो डिफरेंस ये है। अब ये डिफरेंस अगर मैं पी के साथ क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, टू ए क्यू, टू ए क्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, टू की वैल्यू ये है, तो मेरे पास आ गई ये डायपोल मोमेंट। तो पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। तो पहला प्रॉब्लम अंडरलाइन क्या था, तो उसमें ट्रिक क्या था कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपने बताना था
डाइपोल मोमेंट, चार्ज भी गिवन था। तो डाइ कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए आपने बेसिकली दो चार्ज के दरम्यान में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड किया, डिस्टेंस जो वेक्टर फाइंड किया, और फिर आपने उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रही डाइपोल मोमेंट। अब सेकंड पार्ट क्या था? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 7800, आई की डायरेक्शन में -4900 जे। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट टॉर्क हमने फाइंड करना है। तो वो क्या करना है, हमने दो का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आराम से। तो पहले में हमारे पास यहाँ आ जाएगा डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो अभी ट्राई करेंगे, आप ये क्रॉस प्रोडक्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा ये टॉर्क। अब एनर्जी क्या है इनके दरम्यान में, पी डॉट ई। तो आप दो का डॉट प्रोडक्ट ले लें। अब पी हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ है हमने, तो पी ये रहा पी। तो उसके भी जे आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, डॉट प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो आप दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 नैनो जॉल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अगर आप लें, कोई गिवन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। मैग्नीट्यूड आपको याद होगा, हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, EX² प्लस EY²। तो ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड, तो ये मैं मैग्नीट्यूड का पूछा गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट की। तो ये वेक्टर है, आप इसकी मैग्नीट्यूड इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने जैसे ऐसे ही की है। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू ये है जब आपके पास दोनों अलाइंड है और आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो पी की मैग्नीट्यूड यहाँ से ली मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ से ली, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया। और मिनिमम कब होगा? जब दोनों एंटी लाइन होंगे। एंटी लाइन होंगे तो दोनों के दरम्यान में क्रॉस प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो -1 मैंने यहाँ पे अप्लाई पुट कर दिया। तो दोनों की मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमारे पास आ रहा है, दोनों को आप सम कर दें। दोनों का डिफरेंस लिया, ये नेगेटिव था, तो बेसिकली वो पॉजिटिव ऑपरेशन हुआ। तो ये डिस्कशन है जो एक पूरी एग्जाम प्रॉब्लम जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। एक हमारे पास टॉर्क आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम क्या होगी, आपने डाइपोल मोमेंट बेसिकली कैलकुलेट करनी कैसे है अगर आपको चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। मिनिमम लेट से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है, अ, मैंने जैसे बताया था कि अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो ये मिनिमम उसकी एनर्जी होगी, क्योंकि फेवरेबल पोजीशन है। और अगर आप इसको रोटेट करके आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो आपको इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ इस डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो ये मिनिमम हुआ, ये मैक्सिमम हो गई। तो ये मैक्सिमम है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मिनिमम होगी। तो मिनिमम आप अगर आप लें, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन ये देखें, ये है, ये डेफिनेशन है एनर्जी की। तो जब अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ये पी डॉट ई पॉजिटिव होगा तो ये एनर्जी नेगेटिव है, ये देखिए इसके लिए एनर्जी नेगेटिव आएगी। और अगर ये आपके पास पी डॉट ई नेगेटिव आता है तो आपके पास एनर्जी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो जो ये केस है हमारे पास। तो अलाइन एंटी अलाइन, एक में मैक्सिमम दूसरे में मिनिमम।